मैं एक बहुत बदनसीब लड़की हूँ। मेरी खूबसूरती की वजह से सारे के सारे मर्द मेरे साथ एक रात बिताना चाहते थे, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की हूँ। यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे साथ मर्द जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। एक दिन मेरे कमरे में एक लड़का आया। उसने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बेहद हसीन, खूबसूरत और दिलकशी लड़की की तस्वीर भेजी थी। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर, इतनी दिलनशी लड़की कभी नहीं देखी थी। देखने में उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 20 साल की होगी। उस लड़की की फोटो को देखकर मैंने उसी समय अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं इस लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? तो वो कहने लगा, हाँ, ये लड़की बहुत हसीन है, वो एक रात की कम से कम 10,000 लेगी। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत लड़की पर 10,000 तो छोड़, मैं 1 लाख भी देने को तैयार हूँ, बस तू मेरी सेटिंग कर दे। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है भाई, तू बस तैयार हो जा, मैं कुछ देर में सब कुछ सेट करके तुझे बताता हूँ। अपने दोस्त का फोन रखने के बाद मैं तैयार हो गया। मैं इस लड़की से किसी भी तरह से मिलना चाहता था, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अब मैं अपने दोस्त की कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं पेशे से एक रिपोर्टर हूँ और नई नई खबर ढूंढकर निकालना मेरा काम है। मैं इस लड़की से मिलकर ये जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की इस धंधे में कैसे आई, वो भी इतनी कम उम्र में। मेरा दोस्त अक्सर मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीर देता था जो सड़क के किनारे होकर इस तरीके के काम किया करती थी। मैं तो बस यही जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस लड़की की कहानी क्या है। मुझे यकीन था कि उसकी ये कहानी बहुत ही धमाकेदार होगी। अगर मुझे ये कहानी मिल गई तो मेरे चैनल की रेटिंग बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएगी और साथ साथ मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं तेरा उस लड़की के साथ आज रात को 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम सेट कर दिया है। और साथ ही साथ उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे उससे कहाँ और कैसे मिलना है। उसकी बताई हुई जगह पर मैं समय से पहले ही पहुंच गया। वो बेहद छोटा सा गांव था जहाँ कच्चे और छोटे घर बने हुए थे। मेरे दोस्त के बताए पते पर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से उस लड़की ने दरवाजा खोलकर मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके पास से गुजरते हुए बेहद खुशबू आ रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर कुछ ही देर में वो लड़की खुद मेरे बराबर में आकर बैठ गई। वो फोटो से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उस लड़की से कहा, तुम सामने वाले सोफे पर बैठो। वो मुझे बेहद हैरानी से देखने लगी और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जब मैंने उसका नाम पूछा तो वो जोर से हंसने लगी। जब मैंने उससे उसकी हंसी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ जिस काम के लिए आए हैं, हम उस काम के लिए तैयार हैं। और धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतारने लगी और कहने लगी कि अभी 1 घंटे आपके हैं, आप जो चाहे जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने उसे हंसते हुए बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो मुझे बेहद खूबसूरत लगी थी, तो मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगी? मैंने जानबूझकर रिपोर्टर वाली बात उससे छुपाई थी ताकि वो बिना डरे और बहुत ही आराम से मुझसे बात कर सके। मेरी बातों को सुनकर पहले तो वो बहुत हैरान हुई, फिर कहने लगी कि मैं इतने सालों से इस धंधे में हूँ, आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पास न आया हो, उसने मेरे साथ कुछ न किया हो, और आप सिर्फ बात करने आए हो। रही बात इसकी कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं? इतना समय हो चुका है इस धंधे में कि मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। उसकी आंखों में बोलते हुए आंसू आ गए थे और उसके शब्दों में बहुत दर्द था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। वो कहने लगी कि मेरा नाम रानी है। मेरी माँ मुझे बेहद प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा इस दुनिया में पैदा होना ही मेरी बदनसीबी थी। मेरे पापा तो मुझे और मेरी माँ को समाज के भरोसे छोड़कर चले गए। मैं उस समय सिर्फ 5 साल की थी। मेरे पापा को एक बेटे की चाहत थी। जब मैं हुई तो उसके बाद से माँ कभी दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। न जाने उन्हें क्या परेशानी हो गई थी। एक बेटे के इंतजार में मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ 6-7 साल गुजारे थे, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मेरी माँ दूसरी औलाद को जन्म नहीं दे सकती,
तो वो अलग हो गए। मुझे क्या पता था कि ये तो मेरे लिए बदनसीबी की शुरुआत है। मेरे पापा हर रोज मुझे बहुत मारते थे और साथ ही साथ मेरी माँ पर भी बहुत जुल्म करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी माँ को मेरे पापा के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। मेरी माँ मेरे पापा से इतना परेशान हो जाती थी कि वो मुझे भला बुरा कहने लगती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाया था। वो मुझे हमेशा बोझ कहते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि अगर तेरी जगह मैंने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। और उसके बाद मुझे अपने गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती थी। मैं अपनी माँ की स्थिति समझ सकती थी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा की वजह से मजबूर थी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए। वो कहने लगे कि अब मैं तुम दोनों को नहीं पाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब एक ऐसी औरत है जो मुझे बेटे का सुख दे सकती है। तेरी माँ की तरह वो बांझ नहीं है। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी। वो इन सब के पीछे मुझे जिम्मेदार मान रही थी। अब मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले रह गए थे। मेरे नाना नानी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और मेरी माँ को अपने भाइयों से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अक्सर यही लगता था कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी माँ की नजरों में खुद के लिए नफरत महसूस करती थी। उस समय मेरी माँ की उम्र करीब 30 साल होगी। जब से पापा गए थे तब से 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। लेकिन मैं उनकी बेटी थी ना, वो मुझे कैसे छोड़ देती। मेरे पेट पालने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। हर रोज न जाने कितने ही मर्दों की हवस भरी नजरों का शिकार होती थी। हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल होती ही जा रही थी। एक दिन मेरी माँ की मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले संजय अंकल से हुई थी। वो मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को भी अच्छे से जानते थे। मेरी माँ को इस तरह से लोगों के घरों में काम करता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि संजय अंकल जानते थे कि मेरी माँ का मायका तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से है। मेरी माँ की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। अंकल मेरी माँ की हर संभव मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को शादी करने को कहा। संजय अंकल एक अच्छे परिवार से थे जिनका अपना घर था। संजय अंकल की शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी माँ की मजबूरियों को देखते हुए उन्होंने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया था। संजय अंकल में किसी तरीके की कोई बुराई नहीं थी कि मेरी माँ शादी के लिए मना कर देती। वो मुझे भी मेरी माँ के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। अब इससे ज्यादा मेरी माँ को किसी और चीज की उम्मीद नहीं थी। परिवार में एक मर्द का होना बेहद जरूरी होता है। कुछ दिन बाद संजय अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर ले गए। अपनी शादी के दिन संजय अंकल ने मुझे अपनी गोद में बहुत प्यार से उठाया और मुझसे कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। संजय अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। शुरू शुरू में मैं उनको अंकल कहकर ही बुलाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा मुझे पापा कहा करो, तुम मेरी बेटी हो। अपने पापा का ये रूप तो मुझे आज भी याद है। उनके आगे संजय अंकल को पापा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके प्यार को देखकर धीरे धीरे मुझे भी उनसे बेहद प्यार हो गया और मैं अपने पापा को तो जैसे भूल ही गई। उस दिन से संजय अंकल ही मेरे पापा थे। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनसे शादी के बाद मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। अब मेरी माँ की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हमारी जिंदगी में अच्छा खाना, रहन सहन सब था। अब तो हर रात में दूध पीकर सोती थी और हर त्योहार पर समय समय पर पापा मुझे बहुत सारी ड्रेस दिलाते थे। उन्होंने मेरी परवरिश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी थी। संजय अंकल के एक दोस्त थे जिनका नाम मनोज था। मनोज अंकल लगभग हमारे घर रोज आया करते थे। मेरी माँ से भी बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे। कई बार तो वो संजय अंकल के पीछे आते और घंटों आराम से बैठक में मेरी माँ से बातें किया करते थे। काफी साल इसी तरीके से गुजर गए। अब मेरी उम्र लगभग 14 साल की हो गई थी। संजय अंकल ने मेरा इतना ध्यान रखा था कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। 14 साल की उम्र में मैं जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। अचानक
एक बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी। मेरा कद भी अच्छा खासा ऊंचा था। माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि संजय के सामने और मनोज अंकल के सामने चुन्नी ओढ़कर आया करो। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा था कि मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास बहुत परेशान करने लगा है। उन्होंने मुझे संजय अंकल और मनोज अंकल दोनों के पास जाने से मना कर दिया था। वो मुझे बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जाने दिया करती थी। अक्सर मुझे बहाने से मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। वहाँ दोस्त बनाने की इजाजत तो मुझे कभी थी ही नहीं। माँ के ऐसे व्यवहार से मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था। संजय अंकल ने या मनोज अंकल ने मेरे साथ कभी किसी तरीके की कोई अजीब हरकत नहीं की थी। मैं तो कहूँगी कि मुझे अपने बाप से भी ज्यादा प्यार दिया था उन्होंने। फिर माँ को ये डर न जाने क्यों महसूस हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे पूछा, क्यों माँ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, तुम बस बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। और ये कहकर उन्होंने मुझे दूध दिया और कहा कि इसको पूरा खत्म कर लेना और तैयार हो जाना। तब तक मैं और संजय बाजार से आते हैं। दूध पीने के बाद अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद मुझे न जाने क्यों बेहोशी का एहसास होने लगा था। और कुछ ही समय के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पर थी। जब मेरी आंख खुली तो माँ मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है मुझे? माँ ने बताया, बेटा तुम वॉशरूम में पैर फिसलने से गिर गई हो और तुम्हें बहुत चोट आई है। तुम्हें याद है ना कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं और संजय अंकल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने गए थे। तुम्हें अपना जन्मदिन याद नहीं था। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे, तब तुम गिफ्ट खोल कर देखना। माँ का दिया हुआ दूध पीने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई थी। पता नहीं लेटते ही मुझे क्या हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेजी से घूम रहा है। कुछ अजीब सी बेहोशी लग रही थी। मेरे हाथ पैर नहीं उठ रहे थे। मुझे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ था। जब देखा तो वो संजय अंकल थे, यानी कि मेरे पापा। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करती, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मेरा माथा चूमा और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बातें कही कि मैंने जानबूझकर अपनी आंखें खोली ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि बात क्या है। मैं चुपचाप आंखें बंद करके वो सब सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांध दिए। इससे पहले कि मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वो मेरे साथ वो सब कर चुके थे जो उनको मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था और मुझे धमकाया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। कुछ देर में डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने माँ को कुछ बताया। डॉक्टर की बात सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने माँ को कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल रही हैं। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटी है। पर डॉक्टर ने कहा कि यही सच है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये बच्चा किसका होगा। अगर माँ ने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं उन्हें नहीं बता पाती कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन कल रात की बात के बाद मैं जानती थी कि ये बच्चा किसका है और ये सब किसने किया है। कल रात को जब संजय अंकल मेरे पास आए थे तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि वो मेरे साथ ये गलत काम कब से करते आ रहे हैं। उस दिन जब मेरा जन्मदिन था तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। मैंने अपनी माँ को बिना डरे सब कुछ बता दिया, पर जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मेरी बात को सुनते ही मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया। वो कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पापा ने तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया कि तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। इस वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा और मनोज अंकल के आसपास रहने से मना किया था। मैं तो ये चाहती थी कि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय न बनाएं, लेकिन संजय बिल्कुल ठीक थे। तुम ऐसी ही हो, पता नहीं कब से इस गलत रास्ते पर चल रही हो। मेरी माँ तो मुझ पर ही इल्जाम लगाने पे लगी थी।
उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और जब शाम को संजय अंकल आए तो उन्हें मेरी प्रेग्नेंट होने की बात बताई और साथ में ये भी बताया कि मैंने उनका नाम लिया है। वो गुस्से में मेरे कमरे में आए और मुझे पीटने लगे। कहने लगे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुम ये क्या कह रही हो मेरे बारे में। पर मैं आज कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मुझे पीटते जा रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि कल रात को जब आप अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे कमरे में आए थे और आपने मुझसे जो बातें की थी वो सब मैंने सुनी थी। आप यही कह रहे थे कि उस दिन जब आप और माँ मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे तो आप माँ से ऑफिस का बहाना बनाकर घर वापस आ गए थे और जो दूध माँ ने मुझे दिया था उसमें आपने बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरे बेहोश होने पर आपने मेरा फायदा उठाया और आपका झूठ पता न चले इसलिए आपने मुझे वॉशरूम में ले जाकर धक्का दे दिया। यही कहा था ना आपने। मेरी बात सुनकर वो ऐसे कर रहे थे कि जैसे ये सब झूठ है। वो मुझे और ज्यादा पीट रहे थे और मेरी माँ को कहने लगे कि कैसी बेटी पैदा की है तुमने। मैंने इसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और ये आज मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। मेरी माँ अभी तक इस स्थिति में नहीं थी कि वो सही और गलत में फर्क कर पाती। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इतने सालों में संजय अंकल ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि मेरी माँ को उनके ऊपर जरा भी शक होता। संजय अंकल ने मेरी माँ को कह दिया था कि अब मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि मेरी बेटी को घर में रख लो, इसे बाहर मत निकालो, मैं उसे समझा लूंगी। लेकिन वो नहीं माने। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि वो आगे जाकर पकड़े जाएं। उन्होंने कहा कि वो मुझे वहां नहीं रख सकते और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मेरी माँ ने मेरी अबॉर्शन करवा दी और घर में सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मेरी माँ को तो लगता था कि उनकी ये शादी भी कहीं मेरी वजह से ही ना टूट जाए। मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। मौका पाकर संजय अंकल मेरे पास आते थे और अपनी हवस मिटाते थे। मैं चुपचाप लाश की तरह पड़ी रहती थी। मैं क्या बोलती? मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई यकीन करने वाला था। मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। एक दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में रहने चली गई। वहां जाकर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी जवानी मेरी मुसीबत बन गई थी। एक दिन मुझे मेरी एक दोस्त मिली। उस लड़की ने मुझसे इस काम के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि इस काम में कम समय में बहुत पैसा है। मेरे पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ तो मैं पहले ही गवा चुकी थी और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। अगर मैं कोई नौकरी करती तो भगवान जाने मुझे कब पैसा मिलता और मेरी जरूरतें कैसे पूरी हो पाती। इसलिए मैंने इस काम को चुना जहाँ पर लोग पैसे देकर मेरे वक्त को खरीदते थे, कभी थोड़ा तो कभी थोड़ा ज्यादा। अपना कुछ समय मैं मर्दों को देती और वो मुझे पैसे दे जाते थे। कई बार तो मेरे पास ऐसे मर्द भी आते जो मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाते कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन वो तकलीफ मेरे परिवार की तकलीफ से बहुत कम है। संजय अंकल ने मुझे बहुत तकलीफ दी, उसके आगे मुझे हर तकलीफ कम ही लगती है। जिंदगी में बाप का सुख तो था ही नहीं। ये बात बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। मैं खामोशी से ये सब बातें सुन रहा था। मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर वहां पर गया था। उसकी बोली हुई सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। उसने पहले से ही इतना धोखा खाया हुआ था कि मुझे हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे और कोई धोखा दे पाता। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैंने तुम्हारी बोली हुई हर बात रिकॉर्ड कर ली है। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आ गया था। मेरी बातों को सुनकर वो बहुत हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहोगी तभी मैं ये न्यूज़ आगे चलाऊंगा। अगर तुम मना करोगी तो मैं इसे अभी यहीं पर ही डिलीट कर दूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। मैं दोनों ही बातों में तुम्हारा सम्मान करूंगा। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि अगर आप इस न्यूज़ को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैंने उससे कहा कि शायद कोई लड़की इस तरीके के लोगों से बच जाए और उसको कोई मदद हासिल हो और उसे इतनी हिम्मत आ जाए कि इस बारे में वो खुलकर बात कर पाए। तब उसने मुझसे कहा कि आप इस न्यूज़ को चला सकते हो और मैंने वैसा ही किया। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।